नमस्ते दोस्तों, अपनों के साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम कर रहे हैं मिलकर जेटेट की तैयारी, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो ये देखते हैं मुगल साम्राज्य। मध्यकालीन भारत इतिहास की चर्चा के साथ ही मुगल काल की स्मृति हमारे मानस पटल पर उभर कर आती है। मुगल काल का मध्यकालीन इतिहास में बड़ा महत्व है। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो प्रतिमान स्थापित किए वे राज्य के पतन के बाद भी वर्षों तक कायम रहे। यह एक ऐसा राजनीतिक धरोहर थी जो बाद के शासकों के लिए भी मददगार साबित हुई। भारत की आज़ादी के तत्काल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मुगल शासक द्वारा बनाए गए लाल किले पर ही राष्ट्रीय तिरंगा लहराया था। कहाँ लहराया था? लाल किला में, जो आज तक फहराया जाता है। उस समय से हमारी यह परंपरा कायम है और प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय पर्व उसी स्थान पर मनाते आ रहे हैं। वास्तव में मध्यकालीन भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। आइए देखते हैं मुगल का क्या अर्थ है। मुगल शब्द का अर्थ। मुगल शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर। मुगल वंश के संस्थापकों ने बाबर। मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। मुगल दो महान राजवंशों के वंशज थे। मुगल दो महान राजवंशों के क्या थे? वंशज थे। बाबर पिता की ओर से ईरान, इराक व तुर्की के शासक तैमूर का पांचवा और माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान का 14वां वंशज था। उसके व्यक्तित्व में मंगोल तुर्की परंपराओं एवं आदर्शों की झलक मिलती है। मुगल राजवंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली के सुल्तानों की राजपथ संबंधी अवधारणा में भी बदलाव आया। आइए जानते हैं बाबर के संबंध में। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। बाबर को 12 वर्ष की उम्र में पिता उमर शेख, क्या नाम था बाबर के पिता का? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगाना की गद्दी मिली। कहाँ की गद्दी मिली? फरगाना की गद्दी मिली। लेकिन कुछ समय बाद ही एक युद्ध में पराजय के फलस्वरूप उसे फरगाना की गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद वह काबुल होता हुआ भारत आया। काबुल होता हुआ कौन भारत आया था? बाबर। इस समय तक उसके पास युद्ध कौशल में निपुण तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक बड़ी सेना थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में उसने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसके साथ? शासक इब्राहिम लोदी के साथ। इस लड़ाई में बाबर ने दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद 1527 के खानवा में राणा सांगा तथा 1528 में चंदेरी में राजपूतों को पराजित कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उसका शासनकाल 4 वर्षों का रहा। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। उसका अधिकांश समय युद्धों में गुजरा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा,
तुर्की भाषा में लिखी गई है। आत्मकथा क्या है? तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। उसे मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। उसे मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। आइए जानते हैं हुमायूं के बारे में, जो मुगल शासक थे। 1530 तथा 1540 तथा 1555 और 56 इतना उन्होंने शासन चलाया था। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं, बाबर का पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं, गद्दी पर बैठा। हुमायूं को अपने भाई कामरान के कारण अफगान प्रतिद्वंदियों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। यह उसकी असफलता का बड़ा कारण बना। शेरशाह ने हुमायूं को चौसा 1939 और कनौजा बिलग्राम 1540 में पराजित किया। इन पराजयों के बाद हुमायूं ईरान की ओर भाग गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। 1555 में उसने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक वर्ष बाद ही 1556 ईस्वी में दिन पान्हा नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई? हुमायूं की। हुमायूं का मकबरा है, देखते हैं। आइए जानते हैं अकबर के संबंध में। 13 वर्ष की अल्पायु में ही हुमायूं के पुत्र अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। और हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। को राजगद्दी संभालनी पड़ी। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था। बाबर कितने वर्ष की आयु में अपना राजगद्दी संभाला? 13 वर्ष की आयु में। उसके संरक्षक बैरम खान ने उसे वहीं ईंटों का साधारण सा मंच बनाकर हुमायूं का उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्यारोहण के बाद 4 वर्षों तक उसने बैरम खां की देखभाल में राजकाज किया। 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजय किया। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, और दूसरा युद्ध 1556 में। पंद्रह 76 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? महाराणा प्रताप सिंह के साथ। इस युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह तथा महाराणा प्रताप की ओर से हाकिम खां सूर ने कमान संभाली थी। अकबर ने कई विजयों की बदौलत साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया था। शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमारी सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। आइए जानते हैं जहांगीर के संबंध में। जहांगीर 1605 से 1670। जहांगीर अपने पिता की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। वह अपने जीवन में अब्दुल रहीम खाना से सर्वाधिक प्रभावित था। न्याय की जंजीर के लिए वह इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने उन्हें प्रदेशों को जीतने पर बल दिया जिसे अकबर पूर्णतः विजय नहीं कर पाया था। जहांगीर ने कंधार, मेवाड़, अहमदनगर को जीता,
जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उसे मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। मराठों को किसने शामिल किया? जहांगीर ने। उसके शासनकाल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। कौन कौन आए थे? ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। जहांगीर के दरबार एवं शासन व्यवस्था पर नूरजहां का काफी प्रभाव था। मुगल साम्राज्य में शांति व्यवस्था को कायम रखने में वह सफल रहा। आइए जानते हैं अब जहांगीर के संबंध में, जिसने 1627 से 1658 तक शासन किया। जहांगीर का उत्तराधिकारी बना शाहजहां। जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। शाहजहां किसका उत्तराधिकारी बना? जहांगीर का। शाहजहां के राज्यारोहण से मुगलों की दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ हुआ। अहमदनगर का बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? मध्यकालीन। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। ये जानते हैं औरंगजेब के संबंध में, जिसने 1658-1707 तक शासन किया। मुगल शासकों के औरंगजेब अंतिम पराक्रमी शासक था। मुगल शासकों में अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब, जो पराक्रमी था, अंतिम पराक्रमी शासक था। मुगल शासकों में औरंगजेब क्या था? अंतिम पराक्रमी शासक था। सामूगढ़ की विजय एवं आगरा किले पर कब्जे के बाद उसने दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था। क्या कराया था? दिल्ली में। जब वह बादशाह बना तो उसके पिता जीवित था। औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियानों के तहत बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। गोलकुंडा और बीजापुर को किसने जीता? औरंगजेब ने। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। औरंगजेब दक्षिण के युद्धों में 2.5 दशक तक जूझता रहा। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रगृह साबित हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। उसके शासनकाल में 34% मनसबदार हिंदू थे। हालांकि उसकी धार्मिक नीति रूढ़िवादिता पर आधारित थी। शेरशाह सूरी का उदय 1540 से 1554। शेरशाह